करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट आज का हमारे पास में। हाँ, ये हो चुका है लेकिन फिर हो जाना चाहिए। ठीक है, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची। देखिए, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची क्या है, पहले तो उसको देखते हैं, फिर जो खबर है उसको देखते हैं। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची क्या है, और फिर जो करंट में डेवलपमेंट हुआ है उसको देखते हैं। करंट का डेवलपमेंट जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि किन दवाओं को हम आवश्यक दवाएं कहते हैं। विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं से संदर्भित गाइडलाइंस जारी करने वाला एक संगठन जिसका नाम आप अक्सर सुनते हैं, नाम क्या है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक असेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि एक असेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए थी, ऐसी दवाओं की सूची होनी चाहिए जो कि अत्यावश्यक हो। और इसी कॉन्सेप्ट को अपनाकर 1996 में भारत ने पहली बार आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची का कार्यक्रम शुरू किया है। तो असेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? WHO ने। और भारत ने पहली बार 1996 में असेंशियल नेशनल लिस्ट फॉर असेंशियल मेडिसिन, राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची का कॉन्सेप्ट भारत ने कब शुरू किया? 1996 में शुरू किया। अब WHO के अनुसार आवश्यक दवाएं कौन सी है, किन किन कैटेगरीज की दवाइयों को आप आवश्यक दवाएं कह सकते हैं। पहली ऐसी, मतलब किन बिंदुओं को आप शामिल करें जिससे हम आवश्यक दवाओं की सूची तैयार करें, मतलब हमारे लिए रेफरेंस क्या होना चाहिए, किन दवाओं को हम आवश्यक माने और किन दवाओं को उतना आवश्यक ना माने कि सूची में डालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी दवाइयां जो कि रोग प्रसार को रोकने में समर्थ है ना, ऐसी दवाइयां जो कि रोगों के प्रसार, और आप सब जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज दुनिया में सबसे खतरनाक टाइप की होती है, क्योंकि एयर कम्युनिकेबल अगर वो है तो आपका सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर आप मान लीजिए सड़क पर जा रहे हैं और आपके खांसने से या आपके द्वारा सांस के द्वारा जो हवा बाहर निकाली जा रही है उससे आपके बहुत पास चलने वाले व्यक्ति को कुछ वही रोग होने की संभावना है, तो ये बहुत खतरनाक टाइप की चीज है कि नहीं? क्या कारण था कि कोविड इतना खतरनाक था कि लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई? इसीलिए तो कि वो एयर कम्युनिकेबल है, वो वायु से फैल जाता है। तो उसमें काम आने वाली दवाइयां जो कि एयर कम्युनिकेबल डिजीज को रोक सकती हो, उनको आवश्यक दवाओं की सूची में रखना चाहिए कि नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रासंगिकता, कुछ ऐसी दवाइयां जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ना। अगर ये दवाइयां आम जनता को सस्ते या मॉडरेट या रीजनेबल दामों पर मिले तो सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर तरीके से सुधर जाएगा कि नहीं सुधर जाएगा? ठीक है, तो दूसरी पॉइंट को क्या ध्यान रखना चाहिए, वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रासंगिकता। फिर इनकी प्रभावकारिता और सुरक्षा का साक्ष्य है। हर दवाई की प्रभावकारिता का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। प्रभावकारिता का मतलब कि अगर उस दवाई का प्रभाव कॉमन मैन को, जिसको दवाई प्रिस्क्राइब की जा रही है और वो ले रहा है, उस पर उसका प्रभाव कैसा पड़ा है। कैसा पड़ने का मतलब रेस्पॉन्ड कैसा किया है उसकी बॉडी ने। अगर कोई दवाई ऐसी है जो कि 10 में से 3 लोगों पर बेटर रिस्पॉन्ड करती है, 7 लोगों में बेटर रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो फिर वो तो यूजलेस हो गई। उसको अगर आप किसी एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में रखते हो और उसकी कीमतों को निर्धारित कर देते हो, कुछ भी उसके लिए कार्य करते हो, तो उतना महत्वपूर्ण काम नहीं है। अगर 10 में से 8 लोगों पर, 7 लोगों पर उसका रेस्पॉन्स शानदार रहा है, तब आप मान सकते हो ना कि हाँ, लोगों में इस दवाई का प्रभाव अच्छा रहता है। तो प्रभावकारिता की भी वैल्यू है और इसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। उसके बाद तुलनात्मक लागत प्रभावशीलता। तुलनात्मक लागत प्रभावशीलता का मतलब ये असेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में वो दवाइयां जानी चाहिए जो कि लागत प्रभावी भी हो, ताकि कॉमन मैन, लागत प्रभावी का मतलब कुल मिलाकर फाइनली वो सस्ती भी रहो, ताकि कॉमन मैन इसको खरीद सके, कॉमन मैन इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, ये स्वास्थ्य प्रणालियों में हर समय उचित खुराक के रूप में सुनिश्चित गुणवत्ता और सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होना चाहिए। उचित खुराक के रूप में आपको दी जाए, है ना, दिन में 2, दिन में 3, जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करे, और लागत प्रभावशीलता भी इसके अंदर होनी चाहिए। WHO ऐसी हर 2 साल में आवश्यक दवाओं की सूची जारी करता है ताकि जो दुनिया भर के देश है वो रोगों से बेहतर तरीके से लड़ पाए
और अगर मैं आपको और तकनीकी भाषा में समझाऊं तो रोग प्रत्यास्थ हो जाए। प्रत्यास्थता समझ में आ गई ना आपको? क्यों चंदन, समझ में आई है? ठीक है, तो मुद्दा क्या है? प्रत्यास्था। जैसे मैं आपको आपदा प्रबंधन में पढ़ रहा था कि आपदा प्रत्यास्था, उसी तरह से WHO के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जाती है और उसको देश रेस्पॉन्ड करते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि वो रोग प्रत्यास्थ विश्व बनाना चाहते हैं। ठीक है, जो ऐसा विश्व हो जो रोगों से बेहतर तरीके से लड़ पाए। अब जरा करंट का डेवलपमेंट देखते हैं। ये हमने आवश्यक जानकारी तो ले ली, अब करंट में जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में हुआ उसको देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में क्या किया, एक सूची जारी की है, नई सूची, जिसमें उसने 7 साल बाद इस लिस्ट को अमेंड किया है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि 7 साल बाद जो घटना हुई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, कोई रूटीन काम नहीं है कि हर 1-2 महीने में हो रही है या हर महीने में 3 बार हो रही है, तब तो कोई बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन 7 साल बाद उसने नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन को क्या किया है, संशोधित किया है, अमेंड किया है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, पिछली सूची 2015 में जारी की गई थी। मंत्रालय ने क्या किया है, विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनसे कंसल्ट किया है, उनसे परामर्श लिया है और परामर्श लेने के बाद में 2022 में कितनी दवाइयां जोड़ी है, नई 34, और कितनी पुरानी दवाइयों को रिमूव कर दिया है, 26। कैंसर, कुछ दवाइयां ऐसी है जो कि कैंसर के उपचार में काम आती है। अब बताइए कि जो हमने अभी मापदंड देखे थे 4, संक्रामक रोग तो कैंसर नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना कि हम कैंसर के बचाव में जो दवाइयां काम आती है उसकी कीमतों की प्रभावशीलता ऐसी रखें कि कॉमन मैन अफोर्ड कर सके, क्योंकि कैंसर अब रेयर डिजीज नहीं रह गई है। कैंसर बहुत रेयर तो नहीं, लेकिन मतलब जनरल तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी होने लगी कि आपको मॉडरेट टाइप के लोग उससे प्रभावित होने लगे। ठीक है, इसमें से सबसे अधिक कौन सी दवाइयां हैं कैंसर की? मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, ये बड़ी कॉमन डिजीज है। पहले माना जाता था जिनकी उम्र 50 से ज्यादा हो वो डायबिटीज के रिस्क में है, अब माना जाता है कि ये उम्र 40 से ज्यादा होते ही आप डायबिटीज के रिस्क में है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली, उसके साथ साथ हमारा खान पान, इन सब पर बड़ा असर पड़ा है। और डायबिटीज जैसी बीमारियां लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारी है। ऐसा व्यक्ति जो रात का खाना मिनिमम खाता है, सुबह उठकर एक्सरसाइज कर लेता है, उसकी शुगर कंट्रोल रहती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो रात का खाना मिनिमम खाए, सुबह उठकर एक्सरसाइज कर ले, दिन के अंदर फूड को अपना रेगुलर कर ले, फिर वो अगर हेक्टिक शेड्यूल के अंदर काम करता होता है तो फिर वो कैसे कर पाएगा? समझ गए? हेक्टिक शेड्यूल का मतलब समझते हैं? सुबह 9 बजे लॉगिन करके रात को 11 बजे उठ रहे हैं, और वो भी अब नहा रहा है बंदा, समझ गए? 12, 12:30, 1 बजे खाना खा रहा है, 2 बजे फिर प्रेशर है, मून लाइटिंग का प्रेशर। मून लाइटिंग बताया था ना, क्या चंद्रमा की रात है। ठीक है, इसलिए बताया था ये मून लाइटिंग का एक साइड इफेक्ट है। तो लाइफ स्टाइल खराब हो रही है। और 4 अन्य दवाएं भी शामिल है जो पेटेंट के अधीन है। 2022 में 27 चिकित्सीय श्रेणियां बनाई गई है और टोटल दवाइयां कितनी है? 384। 27 चिकित्सीय श्रेणियां, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, ऐसी कितनी श्रेणियां बनाई गई है? 27। और कितनी दवाइयां अवेलेबल है? 384। ये करंट का डेवलपमेंट है और आवश्यक दवाओं की सूची के ये 4 आधार है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? ये 4 आधार है। अब आगे देखिए, भारत सरकार ने NLEM को कैसे अपडेट किया। अब ये NLEM, नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन, एक गतिशील दस्तावेज है। गतिशील का इंग्लिश का क्या मतलब होता है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब जिसमें चेंज किया जा सकता है। रिजिड का मतलब जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता। कठोरता का अर्थ ये मत समझना कि दिखने में कठोर है, दस्तावेज कठोर है ना? दस्तावेज गतिशील है मतलब भाग रहा है, ऐसा नहीं है। दस्तावेज गतिशील का मतलब उसके प्रावधान बदले जा सकते हैं, है ना? और दस्तावेज गतिशील नहीं है इसका मतलब वो कठोर है। तो आपने ये शब्द हमारे संविधान के बारे में बहुत सुनोगे ना, है ना? हमारा संविधान गतिशील भी है और कठोर भी है। कुछ मामले में इतना कठोर है कि बस बहुत कठोर है, और कुछ मामले में इतना लचीला है कि बहुत आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं, यानी कि दोनों का मिश्रण है, ब्लेंड ऑफ, है ना? ब्लेंडर है ना, उसी प्रकार से ये भी एक गतिशील दस्तावेज है। और यहाँ गतिशील का साफ साफ मतलब है, अगर मैं इस गतिशील शब्द की जगह परिवर्तनशील दस्तावेज लिखूं तो ठीक है ना? गतिशील की जगह
अगर मैं परिवर्तनशील दस्तावेज लिखूं तो सब समझ में आ रहा है ना इसका अर्थ क्या हुआ। अब भारत में क्या किया है, एनएलईएम में शामिल होने के लिए निम्नलिखित दवाइयां कैटेगरी हमने बनाई है उन बीमारियों के इलाज में जो कि जिसमें भारत के लिए जो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। हमने अपनी ही क्लासेस के अंदर टीबी के बारे में डिस्कस किया है कि नहीं, कुष्ठ रोग के बारे में डिस्कस किया है, पोलियो के बारे में डिस्कस किया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डिस्कस किया ना, इंद्रधनुष। ठीक है, तो क्या है जिसमें भारत के लिए गंभीर सार्वजनिक समस्या, सार्वजनिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक का मतलब कॉमन मैन को हो जाती है वो बीमारियां, तो उसमें काम आने वाली दवाइयों को आप एनएलईएम में रखो तो बेटर है ना, एक कैटेगरी ये। फिर औषध महानियंत्रक द्वारा लाइसेंस अनुमोदित, एक औषधियों को लाइसेंस देने वाला एक डायरेक्टर जनरल का ऑफिस है, उसके द्वारा लाइसेंस देने वाली होती है। थर्ड है सिद्ध प्रभावकारिता। सिद्ध जरूरी है, सिद्ध का मतलब कि हमने उसकी इफेक्टिवनेस को प्रूव किया है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या हुई है, सिद्ध हुई है। सिद्ध का मतलब होता है कि ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि दवाई जो है वो प्रभावकारी होगी, लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं हुआ है, मानव पर टेस्ट हो रहा है और मानव उस दवाई को लेने के बाद अपनी बीमारियों में राहत महसूस कर रहा है, तो उसको रखा जाए। वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सुरक्षा प्रोफाइल। सुरक्षा प्रोफाइल का मतलब दवाइयों के साइड इफेक्ट भी उतने प्रॉपर ज्यादा नहीं है, प्रत्येक दवाई का होता है। अगर आप कोई भी दवाई लोगे, एलोपैथिक दवाइयों की खासियत क्या है, साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेदिक दवाइयों की खासियत क्या है, साइड इफेक्ट नहीं होते, प्रभावकारिता भी वर्षों बाद होती है, धीमी होती है, कम नहीं होती है, धीमी होती है ना, वर्षों बाद होती है, समय लगता है। जैसे आपको जुकाम हो गया तो होम्योपैथी आयुर्वेदिक का इलाज अगर आपने कराना शुरू किया तो जुकाम की दवाइयाँ रेगुलर चलेगी, परहेज वरहेज ज़्यादा होगा। एलोपैथिक वाले तो ये भी कह सकते हैं कि आइसक्रीम के साथ खा लेना इसको, जुकाम ठीक हो जाता। कहने का मतलब वो तो ये भी कह सकते हैं कि परहेज वरहेज ज़्यादा नहीं, पर अभी जब तक जुकाम ज़्यादा है ये ठंडी वंडी चीज़ों से बचो। फिर भी अगर दही खाए बगैर आपको नींद नहीं आती तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई प्रॉपर खाते रहना, समझ गए ना। तो साइड इफेक्ट जरूर होता है। तुलनात्मक रूप से लागत प्रभावी। फिर क्या है, वर्तमान उपचार दिशा निर्देशों के अनुरूप। जो उपचार दिशा निर्देशक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के है, दवाई उसके अनुरूप होनी चाहिए। तो भारत सरकार इस आधार पर एनएलईएम के अंदर चीजों को दवाइयों की लिस्ट में शामिल करती है। अब देखिए एक एग्जाम्पल भी इसके अंदर है, और वो एग्जाम्पल किसका है, आइवरमेक्टिन लिम्फेटिक फाइलेरियसिस 2018 के उन्मूलन के लिए एक त्वरित योजना का एक क्या कहते हैं, एक हिस्सा है। क्या दवाई का नाम क्या है, आइवरमेक्टिन। ये क्या है, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस है ना, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस उन्मूलन के लिए एक मिशन बनाया। तो माना गया कि इस बीमारी का उन्मूलन जो है वो इस दवाई से बेहतर हो सकता है, तो ये दवाई एनएलईएम में शामिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखा जाता है। आगे देखिए, एक दवा सूची एनएलईएम में शामिल है और उसको हटाना है ना, तो किन किन आधारों की जरूरत होती है। मान लो भारत में वो दवाई प्रतिबंधित हो गई, बाद में पता पड़ा साइड इफेक्ट्स बड़े खतरनाक है, तो आपने प्रतिबंधित कर दी। प्रतिबंधित कर दी तो एनएलईएम से हटी जाएगी। दूसरा, सुरक्षा प्रोफाइल के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट है, दवाई को लेने कितना मानव जीवन के लिए अंदर सुरक्षित रहेगा, ये एक चिंताजनक इससे संबंधित बात उभर कर आ सकती है, ठीक है। यहाँ तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उससे ज्यादा प्रभावकारिता वाली सस्ती दवाई अवेलेबल है, तो फिर एनएलईएम में क्यों रखेंगे उस लिस्ट को। मतलब आपने एक दवाई को एनएलईएम में रख रखा है, उससे ज्यादा इफेक्ट देने वाली एक दवाई सस्ते दाम पर अवेलेबल है, समझ गए, तो फिर उस दवाई को एनएलईएम में रखने की बजाय जो अवेलेबल है उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जिस बीमारी के लिए एक विशेष दवा की सिफारिश की जाती है पर अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य की चिंता का विषय नहीं है, ऐसी दवाइयां जो कि किसी पर्टिकुलर बीमारी में काम आती है लेकिन अब उस बीमारी से भारत रोग मुक्त हो चुका है मान लो, तो फिर उसको रखने का क्या मतलब, प्रॉब्लम इज सॉल्व। जब प्रॉब्लम सॉल्व तो उपायों को विशेष प्रावधान देने की जरूरत क्यों है, ठीक है। और भी कई चीजें हैं। रोगाणुरोधी के मामले में यदि प्रतिरोध पैटर्न, रोगाणुरोधी का मतलब कि अगर आपके बॉडी के अंदर उससे प्रतिरोध डेवलप हो जाए, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, ठीक है। अब अगर दवाई बड़ी प्रभावकारी थी लेकिन अब प्रभावकारी नहीं रही क्योंकि आपने ले लेकर अपनी बॉडी को उसके हैबिचुअल बना दिया, और अगर प्रतिरोध डेवलप हो गया तो दवाई एनएलईएम की लिस्ट से हटा दी जा सकती है।
2015 की लिस्ट को संशोधित किया जाए कि नहीं किया जाए, इसके लिए 2018 में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति की सिफारिश पर हमने ये काम किया है। कोविड-19 के लिए कोई विशेष दवाई नहीं जोड़ी गई है, क्योंकि कोविड-19 के लिए जिन दवाइयों का आविष्कार हुआ है उनमें अभी भी पेटेंट होना बाकी है। पेटेंट का मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी का उस पर व्यावसायिक अधिकार, ठीक है, कि उसके अलावा कोई भी उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो कोविड-19 से संबंधित चीजें नहीं है। अब दवाई के मूल्य को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाता है। एक 1955 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस अधिनियम के तहत दवाओं की कीमतों का निर्धारण करती है और अति महत्वपूर्ण दवाइयों को एक ज्यादा मैक्सिमम, जिसको कहते हैं ना एमआरपी, ठीक है, वो फिक्स है, उससे अधिक पर उनको नहीं बेचा जा सकता। जबकि हकीकत में तो कस्टमर एमआरपी पे भी डिस्काउंट लेता है कि नहीं लेता है? क्यों लेता है? दुकानदारों में कंपटीशन है भाई। दवाई पे एमआरपी लिखा 326 रुपए, 15 गोलियों का पत्ता है। एक दुकानदार ने कहा जी 326 रुपए, दूसरे ने कहा कि इसमें से 32 रुपए छोड़ दूंगा, 10% डिस्काउंट। टैक्स नहीं, डिस्काउंट मेरे भाई, हाँ ठीक है। तो 10% क्या है? डिस्काउंट। तो डेफिनेटली हम वो वाली ले लेंगे। तो ज्यादातर डिस्काउंट्स वगैरह भी अवेलेबल है, बट एमआरपी फिक्स करने का अर्थ हुआ कि आप एक बहुत बड़ी आबादी को जो क्या कहते हैं उसके अंतर्गत लाना चाहते हो, जो उस दवाइयों को अफोर्ड कर सके। एक संगठन का नाम आप और सुनते हो, जिसका नाम क्या है? ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीओसी। डीपीओसी ये जो असेंशियल कॉमन लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का जो लिस्ट है, नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन, जिसको आप ईसीए 1955 के अंतर्गत रखते हो, उसको कंट्रोल करना, उस पूरे कानून का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? डीपीओसी। और ये क्या करता है? मूल्य नियंत्रित दवाओं की सूची के विषय में आदेश प्रदान करता है सबको, जितने भी दवा निर्माता कंपनियां हैं और जो उस पूरे खेल से जुड़े हुए हैं उनको। दवाओं की कीमतों के निर्धारण के लिए प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से कीमतों का निर्धारण होगा, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के क्रियान्वयन की विधि, किस तरह से सरकार ने फिक्स कीमत कर दी है तो सरकार किस तरह से उसका क्रियान्वयन करेगी, ये भी निर्धारित करता है। और फिर अगर आपने प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया तो दंड कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा, उस सब का निर्धारण भी डीपीओसी के द्वारा किया जाता है। अब डीपीओसी ने जो कानून बना दिए उसको लागू करने की शक्तियां राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास है। मतलब डीपीओसी ने कुछ कानून बनाए, अगर एक प्राधिकरण भी बना रखा है, अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी इस चीजों का क्रियान्वयन करने का काम करती है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। फिलहाल कितनी मेडिसिन शामिल है? 384। कीमतों का निर्धारण, ठीक है। एक टर्म आई है इसमें, कीमतों का निर्धारण करते समय एक अनुसूचित दवा की अधिकतम कीमत, एक अनुसूचित दवा की अधिकतम कीमत 1% की न्यूनतम बाजार हिस्सेदारी वाले उस विशेष दवा निर्माण के सभी ब्रांडेड जेनरिक और जेनरिक संस्करणों के खुदरा विक्रेता पीटीआर के लिए साधारण औसत मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अंदर रिटेलर का मार्जिन भी जोड़ा जाता है। रिटेलर का मार्जिन का मतलब होता है कि जो बेचने वाला है उसका भी तो कुछ मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर दवाई है जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से संबंधित, फॉर्मूला होता है ना दवाई का, उससे संबंधित जितने भी ब्रांड है, अलग अलग ब्रांडों की दवाइयाँ होती है, उन सब की कीमतों का निर्धारण ये एनएलईएम के अंदर हो जाता है। आप सोचेंगे कि दवाई का जैसे हम जिस नाम से खरीदते हैं, जाके बोलते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन देना, बोलते हैं ना, डोलो 650 देना, दवाई इस तरह से ऐड नहीं होती है कंपनी के नाम पर, हाँ। उसके अंदर जो सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट को एसेंशियल मेडिसिन में रखा जाता है, ठीक है। वो अलग अलग ब्रांड की हो सकती है, क्यों? उसको क्या देख रहे हो? हाँ, उसको देख के, हाँ। तो प्रत्येक दवा के अंदर क्या होता है? सॉल्ट होता है। उस सॉल्ट का एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि एक सॉल्ट है, मान लीजिए कि क्या ले, पैरासीटामोल, ठीक है।
तो अगर पैरासीटामोल को आप एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में डालोगे ना, तो ऐसी जितनी दवा कंपनियां जो पैरासीटामोल को बेच रही है उसको एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन है, जिसके विषय में ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके लाभ क्या क्या होंगे? पहला लाभ ये है कि आवश्यक दवाओं तक सबकी पहुंच हो जाएगी। दूसरा लाभ ये है कि स्वास्थ्य देखभाल संसाधन मानव जीवन की आदतों में सुधार जो भारत सरकार करना चाहती है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, पब्लिक हेल्थ में सुधार होगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एक अध्ययन में पाया गया कि 5.5 करोड़ भारतीय खर्च के कारण अपने स्वास्थ्य की प्रॉपर देखभाल नहीं कर पा रहे। तो उन 5.5 करोड़ भारतीयों को आप इन्वॉल्व करने में समर्थ हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? ठीक है। दवा की जब कीमतें उच्च होती है तो ऐसी स्थिति में पब्लिक हेल्थ के अंदर उस दवाओं के प्रति एक इग्नोरेंस आ जाती है, क्योंकि कीमतें ज़्यादा है। तो दवाओं को अगर रेंज में लाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन दवाओं के प्रति संवेदनशील रूप से उनको यूज़ करना शुरू करेंगे। मुद्दे क्या है? मुद्दे ये है लंबे समय तक ये दवाओं की कीमतों में जो ठहराव आ जाता है उसका रिव्यू प्रोसीजर प्रॉपर नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि कुछ अनपेक्षित परिणाम साबित हुए हैं। क्या? दवा कंपनियों ने अगर एक बार आपने कीमतों की अपर लिमिट तय कर दी तो उन्होंने उत्पादन करना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम तो मार्जिन कमाने के लिए इस बिजनेस में आए थे, समाज सेवा करने के लिए थोड़ी ना इस बिजनेस में आए थे। ठीक है, अगर आप हमारा मार्जिन इतना सा रखोगे, अगर हम वहाँ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतना ही कमा पाएंगे तो फिर छोड़ो, इस काम को ही बंद करते हैं। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट आया कि नहीं आया कि उनको अपना प्रॉफिट कमाने की छूट, अनियंत्रित प्रॉफिट कमाने की छूट आप नहीं दे रहे हो, तो नेगेटिव इफेक्ट आ गया। फिर गुणवत्ता में कमी। ये सिंपल सी बात है, अगर सरकार ने कह दिया कि इससे ज्यादा पे मत बेचना, उन्होंने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके मार्जिन बढ़ा लिया, तो गुणवत्ता में भी कमी भी देखने में आई है। चौथा क्या होता है कि उन्होंने अपनी आवश्यक दवाइयाँ जो है ना, दवा निर्माता कंपनियों ने उसका एडवर्टाइजमेंट करना ही बंद कर दिया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पर क्या आती है? कॉस्ट, लागत। और एडवर्टाइजमेंट लागत उस पर लगाओ ना जो प्रॉफिट देने वाली हो। पॉइंट को समझे आप? मतलब आम जनता तक वो बात ही नहीं पहुंच रही है कि दवाई सस्ती मिल रही है। क्यों? क्योंकि दवा निर्माता कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट का फोकस उन दवाइयों पे कर दिया जहां जो कि NLEM में इंक्लूड नहीं है। समझ में आ रही चीज? ठीक है। पांचवा देखते हैं कुछ दवा कंपनियों ने क्या तरीका अपनाया है। NLEM के अंदर विभिन्न दवा श्रेणियों को बढ़ावा शुरू किया है। तो जो डॉक्टर्स है ना, उन डॉक्टर्स को ये कहना शुरू कर दिया दवाई कंपनियों ने कि जो दवाइयाँ NLEM के अंदर है उसकी बजाय आप इनको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दो। तो कॉमन मैन को डॉक्टर ने कुछ और लिख के दी, वो NLEM में है नहीं, दवा कंपनियों को जो प्रॉफिट हो रहा था वो होता था। समझ में आया कि नहीं आया? ये सरकार क्या लेट आए हो ना, नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, NLEM का फुल फॉर्म क्या है? फिर आप पूछोगे सर करंट की क्लास चल रही है। ठीक है चलिए एक सेकंड, तो सब बात समझ में आया? डॉक्टर्स को अगर आप ये कह दोगे कि जी अलग दवाइयाँ लिखना शुरू करो, MR वगैरह पहुंचते ना, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? NLEM का कोई फायदा ही नहीं, वो दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब ही नहीं कर रहे। जब दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे तो कस्टमर को अगर पता भी हो, मान लो कि ये दवाई बेनिफिशियल है, तो वो लेगा क्या? जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है वो लेगा, वरना उसको लगेगा कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर उसके बाद महंगी दवाइयों की कीमतें लगातार जो है वो घट रही है। ठीक है, कंपटीशन के कारण। और उपभोक्ताओं की एक आदत होती है, ब्रांडेड दवाइयाँ लेते हैं। और एक टेंडेंसी और है, अगर हमको पता है ना कि ये सरकारी लिस्ट की दवाई है तो हमको लगता है भ्रष्टाचार से ऐड हुई है, छोड़ो, कोई प्रभावकारिता नहीं, सरकारी प्रभावकारिता विलोम शब्द, ये सोचते ना। अगर आपको कोई बोल दे कि ये दीवार सरकार ने बनाई है तो यहां बैठना बंद कर दोगे आप, आपको लगेगा कभी भी गिर जाएगी है। समझ गए? और सातवीं चीज क्या है, नीति निर्माताओं ने इनपुट लागत को कम करने के लिए चीन की फार्मास्यूटिकल कंपनी से आयात वगैरह करना शुरू कर दिया है। अब जब ये आयात वगैरह करना शुरू करोगे तो हमारे दवा निर्माण सारे के सारे कार्यक्रमों पर चीन का इफेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
तो ये कुछ मुद्दे इसके आगे। आउट ऑफ पॉकेट व्यय, आउट ऑफ पॉकेट व्यय का मतलब ये होता है एक रोगी द्वारा ऐसे व्यय सीधे वहन किए जाने वाले व्यय होते हैं जब बीमा स्वास्थ्य वस्तु या सेवा पूरी नहीं करता है। तो आज आउट ऑफ पॉकेट व्यय बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि लोगों के पास में प्रॉपर पैसा नहीं है। दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि इन सारी चुनौतियों से निपटा जाना चाहिए। एक प्रॉपर एसेंशियल लिस्ट ऑफ कमोडिटीज बननी चाहिए और जो हमारे समस्याएं मुद्दे सामने आ रहे हैं उन मुद्दों को सुधारना चाहिए। जो अपर लिमिट आप रखना चाह रहे हो, एमआरपी रखना चाह रहे हो, वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि दवा निर्माता कंपनियां अपने उत्पाद को ही शिफ्ट कर जाए। इस पूरे खेल के अंदर जो भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है उसको रोकना चाहिए, समझ गए? इस पूरे खेल, रुको तो सही यार, एक ठीक है, इस पूरे खेल के अंदर जो भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है उसे रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारे पूरे कॉन्सेप्ट की प्रभावकारिता शून्य हो जाती है। पूरे कॉन्सेप्ट की प्रभावकारिता शून्य होने का अर्थ ये हुआ कि नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन बन गई 384 दवाइयों की, है ना, और उन दवाइयों की बजाय डॉक्टर दूसरी दवाइयाँ लिख रहे हैं। बहुत सोच समझ के विशेषज्ञों ने दवाइयों को ऐड करवाया कि ये नेशनल लिस्ट में डालो, इसको एसेंशियल मेडिसिन में डालो, और उस डॉक्टर्स ने उसकी जगह कुछ और दवाइयाँ लिखनी प्रिस्क्राइब कर दी। तो फिर उसका क्या वैल्यू, पूरे सिस्टम की क्या वैल्यू रह गई? हाँ, अब पूछो, मैं जब भी तो कहा जाता है कि इसको बेहतर तरीके से आपको सुनना चाहिए, ठीक है? रुको एक मिनट, ठीक है। भारत अगर अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर ले, इस पूरे प्रोसेस को बेहतर सुधार ले, तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ जाएगा। जी आप बताओ क्या होता है ये एचडीआई? तो मानव ये जो एचडीआई है इसके अंदर केवल इनकम को देखा जाना काफी नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य का क्या लेना देना? मान लो मेरी इनकम अच्छी है और मैं उस इनकम का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में ना करूं तो संभव है कि नहीं है? स्वास्थ्य एक एसेंशियल फैक्टर है, ठीक है। अब एक बात समझो, आज से पहले माना जाता था, कुछ साल पहले 1990 से पहले, कि एक देश की प्रति व्यक्ति आय देख लो, उतना ही देश का विकास है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है औसत आय, है ना। एक देश में मान लीजिए 1 लाख लोग रहते हैं और देश की टोटल आय है 1 लाख, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 1 रुपया। दूसरे देश में भी 1 लाख लोग रहते हैं, उसके टोटल आय 50,000 है, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 50 पैसा। तो जिसमें प्रति व्यक्ति आय ज्यादा वो देश डेवलप, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम, देश कम डेवलप। लेकिन क्या देखा गया, ऑब्जर्व क्या किया गया कि प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा होते हुए भी कुछ देशों में उन देशों के नागरिकों की शिक्षा का लेवल और उन देशों के नागरिकों के स्वास्थ्य का लेवल डाउन है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। फिर वो पैसों का क्या कर रहे हैं? इसका मतलब विकास के मापदंडों से उनका परिचय ही नहीं है। अगर आपके पास पैसा है और आप उसका बेटर यूज कर पा रहे हो, तभी तो उस पैसे से आप प्रॉपर डेवलपमेंट कर पाओगे। तो माना गया कि मानव विकास ही बेटर विकास है, और अगर किसी देश की विकास की स्थिति को जांचना है तो केवल प्रति व्यक्ति आय की बजाय उस देश की साक्षरता और उस देश के स्वास्थ्य संदर्भक मानकों को भी ध्यान में रखो। जैसे कि जीवन प्रत्याशा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। अगर औसत व्यक्ति की उम्र, संभावित उम्र बढ़ गई है, जैसे कि कुछ साल पहले भारत में बोला जाता था कि 45-50 औसत आयु है भारत में, मतलब किसी की डेथ हो रही है 90 में तो किसी की 18 में भी हो रही है, ठीक है। तो औसत आयु कम हो गई कि नहीं? 18 + 90 डिवाइडेड बाय 2 हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अब माना जा रहा है कि आयु 60 के क्रॉस कर गई, 65 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने अपनी बढ़ती हुई इनकम, बिना इनकम के तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बढ़ती हुई इनकम का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं पर लगाना शुरू किया है। और ये क्या बिना शिक्षा के हो सकता है? एक शिक्षित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का भला बुरा बेहतर समझता है कि नहीं समझता है? तो हम क्या मानते हैं, इससे एक इंडेक्स निकलता है एचडीआई, मानव विकास सूचकांक। और अगर हम एनएलईएम के लक्ष्यों का उचित क्रियान्वयन करते हैं, नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन के जो टारगेट्स हमारे हैं,
क्या टारगेट है जी? सिंपल सा टारगेट ये है कि सार्वजनिक मानव स्वास्थ्य के लिए जिन दवाइयों की जरूरत है वो उनको उचित दामों पर अवेलेबल हो जाए, ये तो लक्ष्य है। अगर हम ब्रीफ में लक्ष्य देखें तो क्या है, पूरे भारत में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ है, उस पब्लिक हेल्थ में लोगों को जिन दवाइयों की अत्यावश्यकता है वो उनको उचित कीमत पर, फ्री नहीं, उचित कीमतों पर अवेलेबल हो जाए। तो अगर हम इस टारगेट को अचीव करने में समर्थ हो गए तो हमारा एचडीआई सुधर जाएगा कि नहीं सुधर जाएगा? मानव स्वास्थ्य पर प्रॉपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये एनएलईएम से संबंधित तथ्य है। हाँ जी चंद्रमणि। तो जैसा कि आपने बताया कि जो एनएलईएम में दवाइयां वो किसी भी ब्रांड की कंपोनेंट है, जैसे पैरासिटामोल, ब्रांड की कंपोनेंट नहीं है, फॉर्मूला है। हाँ तो फिर वो नहीं है, फिर वो देखिए अब ये थोड़ा सा चूंकि आप वैज्ञानिक वाली बात नहीं समझ तो थोड़ा अटपटी सी बात है। मान लीजिए कि एक दवाई है, जो ऐसी कोई दवाई आपने सुनी क्या कि इस दवाई से पाँव का फ्रैक्चर भी ठीक हो जाएगा और गले में होने वाला टॉन्सिल्स का दर्द भी? कोई दवाई सुनी? आपने अक्सर करके दवाइयों में ये सुना होगा कि अगर बॉडी एक हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, सिर दर्द वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए दवाई। इसका मतलब क्या है? डिफरेंट फार्मूलेस का कंपोजिशन करके दवाई बनाने की कोई प्रभावकारिता रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। मतलब ये समझ रहे हो ना, ये वो कॉम्बिनेशन, अजीब सा कॉम्बिनेशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं बना सकती। वो कॉम्बिनेशन एक तरह से मिले जुले से रहते हैं, है ना। वो कॉम्बिनेशन एक तरह से जुड़े हुए से रहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? बस उसके अंदर उन सॉल्ट्स का उपयोग किया जा सकता है जो सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब 384 के अंदर जो सॉल्ट शामिल है उसको मत यूज़ करो, उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लो। वो तो एनएलईएम में है नहीं, मनमाना प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन क्या उसके लिए, जैसे एक मान लीजिए किडनी में दिक्कत हो तो उसकी एक दवाई है, वो उसके साथ में हेडेक की दवाई मिक्स करके दी जा सकती, जरूरत भी है किसी को? मतलब क्या प्रभावकारिता रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहेगी? क्यों मिला रहे हो आप सॉल्ट? वो क्योंकि आपको मालूम है कि इन बीमारियों में ये लक्षण होते हैं, समझे ना। जैसे किसी आदमी को वायरल फीवर होता है और वायरल फीवर के साथ में उसको कुछ दिया जाती है टेबलेट, 2-3 तरह के डॉक्टर देता है। क्यों? डॉक्टर जानता है कि जी वायरस का जब तक असर रहेगा ना तब तक इसका शरीर दुखेगा, हेडेक होगा, बुखार चढ़ेगा। तो एक ऐसी दवाई जिसके अंदर ये गुण हो जो इसको मिनिमाइज कर सके, इन लक्षणों को, वो दी जाए। अब वो जिसको वायरल फीवर है, डॉक्टर क्या बोलेगा? इसको एक काम करते हैं, किडनी वाली भी दे देते हैं। यूजलेस बात रहेगी ना। और फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसा कॉम्बिनेशन मिलाएगी क्या, बनाएगी क्या कभी? समझ गए कि नहीं समझ गए? ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आप किसी शॉप पर शॉपिंग करने जाते हो तो कई बार कुछ फ्री ऑफर्स होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, 10,000 तक की शॉपिंग कर लो तो एक बेल्ट मिल जाएगा, वॉलेट मिल जाएगा, ऐसी बातें करते ना। क्या कभी कोई कहते हैं कि 10,000 तक की शॉपिंग कर लो तो आधा किलो चीनी मिल जाएगी? तो लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोई शॉपिंग के साथ में क्या फ्री लेना चाह रहा है। चीनी फ्री लेने के लिए आएगा वो किसी दुकान पे, 10,000 तक की शॉपिंग करने वाला। ठीक है, यहाँ से भी हाथ खड़ा कर रहा था ना कोई। हाँ, नहीं, उस किडनी की दवाई में, किडनी के लिए जो दवाई आप दे रहे हो उसमें हेडेक दूर करने की दवाई मिलाकर देने की कंपनी क्यों सोचेगी भाई? क्योंकि ये दोनों लक्षण आपस में मिलते जुलते थोड़े ना है। हाँ, तब क्या होगा? प्रतिरोध क्षमता एक डिफरेंट बात है, रेजिस्टेंस एक डिफरेंट बात है। वो कह रहे थे कि डिफरेंट सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन अपना ले तो क्या होगा, फिर वो एनएलईएम में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने उसको बताया ये उतना आसान नहीं है कि आपने अलग अलग सॉल्ट को मिला के दवाई बना ली तो फिर तो वो दवाई 0 सन्नाटा रहेगी, कोई असर ही नहीं डालनी, वो रिएक्शन प्लस असर ही नहीं डालनी ना। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि अगर आप कुछ खाना वाना खाते हो तो विभिन्न प्रकार की सब्जियों की मिक्स करने की भी एक लिमिट है ना, या किसी के साथ कुछ भी मिक्स कर देते हो तो प्रभावकारी रहेगी क्या? जैसे विभिन्न प्रकार की सब्जियां लोग मिक्स करके खाते कि भाई आलू पालक बना लिया, ये पालक बना, तो मान लीजिए किसी एक सब्जी के साथ अननेसेसरी दूसरी सब्जी मिक्स करके आपके सामने ले आया, तो आपके लिए वो प्रभावकारी रहेगी क्या?
किसी तरह के तो किसी भी कंपोनेंट की यूटिलिटी नहीं रहेगी, तो ऐसा कोई क्यों बेचेगा? ठीक है।